Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? Hope you will be fine. In this video clip we are going to discuss the exercise of the 5th unit, the dance awake. And now you have to open page number 46. Okay, look at your books. First of all, they are asking you to deduce the meaning of the following words. They have given some words, for example, awake, flame, higher, light and hill grey. So आपको इन अल्फाज का सिर्फ माना जो है वो निकालना है कि इन अल्फाज के मानी क्या है। अवेक का माना क्या है ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में। फ्लेम की मानी क्या है, तो आपको सिर्फ डिक्शनरी से इन अल्फाज का माना जो है वो आपको निकालना है और मालूम करना है, ये आपको करना है। नेक्स्ट पेज 47 पेज पर है अबाउट द पोएट। पोएट के मुताबिक यानी पोएट ये शायर जो है, शायर कौन है, शायर का मालूम करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी नज़म को समझने के लिए, क्योंकि अक्सर बाज़ शायर जो होते हैं बाज़ रोमांटिक होते हैं, बाज़ उनकी पोइट्री में ब्रेवरी बहुत ज़्यादा होते हैं या एटसेट्रा। तो शायर का जो उसका जो ख्याल है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द पोएट, या और शायर का ये एज समझना भी बहुत ज़रूरी है कि शायर किस एज का है। एज से भी आप उस पोएट के अशार का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बाज़ दौर में जो शायर होते हैं वो अक्सर ब्रेवरी और जंग के बारे में वो अशार लिखते थे, कभी कभार वो रोमांटिक अंदाज में वो लिखते थे, इसलिए ये एज समझना वगैरह ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सो अबाउट द पोएट, अभी हम शायर के बारे में थोड़ा कुछ जो है वो रीड करते हैं कि शायर कौन है। सो शायर जो है ऑटो लेलैंड बोहेनन, वो ऑटो लेलैंड बोहेनन है पोएट एंड कंपोजर। ये शायर भी था एंड कंपोजर, और कंपोजर भी था। कंपोजर एक माना ये भी है कि एक मुसन्निफ भी था, और दूसरा माना ये भी है कि कंपोजर गीत गाने वाला यानी एक सिंगर भी था। वो कब पैदा हुई, वाज born in around 1895, वो 1895 के करीब अराउंड मतलब 1895 के करीब वो पैदा हुई। कहाँ, वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में पैदा हुई। अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन डीसी। एंड एजुकेटेड इन द पब्लिक स्कूल इन वाशिंगटन, और वहाँ का जो पब्लिक स्कूल था वाशिंगटन में उसमें उसने पढ़ा। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ हुवर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स वाशिंगटन डीसी, और हुवर्ड यूनिवर्सिटी जो लिबरल आर्ट्स का एक स्कूल था उससे वो ग्रेजुएशन उसका हुआ, वहाँ से उसने डिग्री हासिल की बाद में। एंड डिड स्पेशल वर्क इन इंग्लिश एट द कैथलिक यूनिवर्सिटी इन दैट सिटी, और उस शहर में जो कैथलिक यूनिवर्सिटी था इसमें उसने उस यूनिवर्सिटी में उसने इंग्लिश में बहुत स्पेशल वर्क किया, यानी उसने बहुत काम किया इंग्लिश में, यानी उसने पोएम्स भी लिखे, इसके अलावा आर्टिकल वगैरह, यानी इंग्लिश में उसने बहुत काम किया। ये था शायर के बारे में, शायर का कौन था। अभी नेक्स्ट इसके बाद जो है वो ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में उन्होंने अल्फाज यानी ज़ख़ीरे अल्फाज उन्होंने अल्फाज दिए हैं, और इन अल्फाज का माना जो है वो मालूम करना है। आप जो है आप अपनी बुक की तरफ देखिए, हम बुक में इसको करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इनकी मानी जो है वो पोएम में कर चुके हैं। अभी पहला लफ्ज़ जो है वो फॉरलॉर्न है। फॉरलॉर्न की मानी है तने तन्हा, यानी इसका माना उन्होंने इंग्लिश में दिया है पिटीफुली सैड एंड अबैंडन्ड और लोनली अनलाइकली और टू सक्सीड कम ट्रू एटसेट्रा। उन्होंने माना एक माना ये है यानी एक वो शख्स जिस पर किसी का तरस आता है, पिटीफुली सैड यानी बहुत ज्यादा गमगीन होता है, उसी भी फॉरलॉर्न कहते हैं। दूसरा माना इसका ये भी है लोनली, यानी लोनली जो शख्स वो तने तन्हा होते हैं उसी भी फॉरलॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट माना लफ्ज़ जो है वो पियन है। पियन माना नगमा, यानी अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और ट्राइब, यानी खुशी या तारीफी नगमा। इसके अलावा नेक्स्ट लफ्ज़ जो है वो क्या है, स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग मीन्स टू बर्न स्लोली विदाउट फ्लेम, टू बर्न स्लोली विदाउट फ्लेम, टू बर्न स्लोली विदाउट फ्लेम, यानी बर्न मीन यानी जलना,
विदाउट फ्लेम यानी वो आग या वो अंगारा जो बगैर शोले की और बगैर आग के वो जल रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्मोल्डरिंग। इसके अलावा नेक्स्ट लफ्ज जो है वो डॉन किसे कहते हैं? तुलू होना। डॉन जो है वो डॉन किसे कहते हैं? तुलू होने का जो वक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यानी तुलू आफ्ताब। और नेक्स्ट जो है इग्नाइट्स मीन रोशन करना। नेक्स्ट जो है वो फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस मीन्स अ प्लीजेंट स्मेल, खुशगवार खुशबू यानी खुशबू। बोरन मीन पैदा। यहाँ इसका बोरन जो है वो बियर का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका यहाँ हमारा क्या है? बोरन यानी पैदा होना। स्टार्ट ऑफ एन आइडिया यानी जब एक ख्याल किसी शख्स के जहन में पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोर्न। यहाँ इस शेर में जो है, इस पोइम में इसका माना ये था कि बोर्न का माना क्या था? पैदा होना। द टॉर्च ऑफ गोल्ड इज बोर्न यानी सोने का एक टॉर्च, एक शोला, एक चमक इज बोर्न, वो पैदा होता है। यहाँ इसका माना ये है। वैसा तो बोर्न जो है वो बियर का थर्ड फॉर्म है वो क्या है? हमल करना वगैरह, ये मानी में ये आता है। नेक्स्ट लफ्ज जो है वो क्या है? पेंट अप मीन अ फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और रिलीज्ड। वो एहसास जो कि कोई शख्स उसको जाहिर नहीं कर सकता हो तो उसे क्या कहता है? पेंट अप यानी महबूस, बंद। पेंट अप का अपनी माने इसका क्या है? पेंट अप बंद यानी महबूस। पेंट अप हार्मोनीज, महबूस हम आहंग। नेक्स्ट लफ्ज जो है वो क्या है? इटर्नल मीन्स दायमी। नेक्स्ट क्या है? बून, समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड मेक्स लाइफ इजियर फॉर यू। वो चीज जो बहुत ज्यादा हेल्पर हो आपके साथ, तो वो बहुत ज्यादा मदद करता हो और आपकी जिंदगी जो है वो आपके लिए वो आसान बना देता है, उसे क्या कहते हैं? बून। लेकिन इस पोएम में बून का माना क्या था? द बून ऑफ लाइट यानी द फ्लैश ऑफ लाइट यानी चमक और रोशनी। नेक्स्ट लफ्ज जो है वो क्या है? मैंगल जो है ये एडजेक्टिव है। मैंगल यानी मिला हुआ। और नेक्स्ट जो है वो क्या है? नम, इनयूएमबी। नम मींस बेहिस यानी वो शख्स जो नॉर्मल ना हो और वो बहुत कमजोर हो। अनएबल टू फील, एहसास के काबिल भी नहीं ना हो तो उसे क्या कहते हैं? नम यानी बेहिस हो। अभी स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कंप्रिहेंशंस है। So look at the page number 48. So 48 पेज पर जो है वो कंप्रिहेंशन है यानी जामे सवालात है। ये जामे सवालात है और इन जामे सवालात का हम जामे जवाबात देंगे यानी मुख्तसर अल्फाज में इन सवालों का हम जवाब देंगे। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम? इस पोएम का मूड क्या है? मूड यानी इसका सुर क्या है? अक्सर शायर जो है वो एक पोएम लिखता है तो कभी कभार वो खुशी की मूड में होता है, कभी कभार वो गमगीन होता है इसमें, कभी कभार वो जो है वो बहुत अफसरदा होता है और कभी कभार जो है वो पुरुम्मीद होता है। तो इसमें ये सवाल करता है कि व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम? इस पोएम का मूड क्या है? इस पोएम का मूड क्या है? और दूसरा इस सवाल का दूसरा जुज़ ये है, हाउ डज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बाय पोएट कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द पोएम? इस शेर में शायर का जो फिगरेटिव लैंग्वेज है यानी उसने जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की है, इसमें मिसाल के तौर पर सिमिली उसने यूज किया है, पर्सनिफिकेशन यूज किया है, इसके अलावा उसने रिपीटिशन किया है, इसमें मेटाफर यूज किया है। तो इस शेर में इन फिगर ऑफ स्पीच यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का क्या किरदार है? इस सवाल के दो जुज़ है। तो पहला, इस पोएम का मूड क्या है? तो इस पोएम का मूड क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मीन ये शायर जो है वो पुरुम्मीद है यानी वो उम्मीद रखता है कि अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज उन लोगों ने, अफ्रीकन अमेरिकन ने बर्दाश्त किए और इसके बाद जो है ये लोग क्या करेंगे? इसके बाद वो खुशी की तरफ और आज़ादी की तरफ हो जाएंगे। ये तो सवाल के पहले जिसका जवाब था। और दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा ये है कि शायर ने जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज किया है इसका किरदार इस पोएम में क्या है? तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है इसने इस शेर यानी इस पोएम की हुस्न को और भी बढ़ाया है। फिगरेटिव लैंग्वेज सिर्फ इसलिए यूज होता है कि इस पोएम यानी अशआर का जो हुस्न है
اس کو بڑھایا جائے، اس لیے یہ یوز کیا ہے اس نے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا تھیم آف دا پوئم. اس پوئم کا تھیم کیا ہے؟ شعر میں یعنی پوئم میں چند الفاظ کل بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے. سم پوائنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. یہ سمجھنا شعر سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم کسی پوئم کو سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے اس پوئم کا سمری، اس کا تھیم، اس کا موڈ، اس میں جو پرسنیفیکیشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ، اور اس میں جو سٹینزا استعمال ہوتا ہے یہ بہت زیادہ، اس کا سیٹنگ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سیٹنگ کیا ہے. تو ابھی سوال یہ ہے کہ اس کا تھیم کیا ہے. تھیم مطلب اس کا موضوع کیا ہے، کس بارے میں ہے، اس پوئم کا مین ٹاپک کیا ہے. سو اس کا مین ٹاپک جو ہے یہ ٹائٹل بھی ہے یعنی دا ڈانس اویک، یہ اس کا تھیم ہے یعنی سورج کا جاگنا. لیکن اس سے اور بھی بہت اچھا تھیم جو ہے وہ یہ ہے فریڈم ہے، آزادی یعنی کیونکہ اس میں شاعر آزادی کے بارے میں وہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ اب ہمیں کیا ملے گی، آزادی ملے گی. نیکسٹ کوسچن ہے ڈو یو لائک دا پوئم دا ڈانس اویک. کیا آپ دا ڈانس اویک پوئم کو لائک کرتے ہو، اس کو آپ پسند کرتے ہو، اور اگر پسند کرتے ہو وائی، کیوں پسند کرتے ہو. تو اس کا کیا ہے جواب دینا ہے. یہ سوال جو ہے وہ یہ تھا کہ ڈانس اویک اس کو آپ پسند کرتے ہو، اگر پسند کرتے ہو وائی، کیوں پسند کرتے ہو. تو اس کا آپ اپنے الفاظ میں بہت سے جوابات آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے تو اس کا بھی ریزن آپ کو دینا ہے، اور اگر آپ اس کو پسند کرتے تو اس کا بھی ریزن آپ کو دینا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پوئم کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں آزادی کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے، یا اس کے علاوہ یہ پوئم جو ہے اس میں فیگوریٹو لینگویج جو ہے وہ بہت اچھا ہے، شاعر نے اس میں پرسنیفیکیشن یوز کیے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے میٹافر سیملیز وغیرہ یوز کیے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں بھی اس سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے ری ریڈ فرسٹ اینڈ سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم. What natural item is described as having human characteristics and what human characteristic does this item have? آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ اسٹینزا جو ہے اس کو آپ دوبارہ ریڈ کریں، اس کو دوبارہ پڑھیے اور اس میں دیکھیں کہ کون سی نیچرل آئٹم اس میں ڈسکرائب ہوئی ہے، شاعر نے اس کو بیان کی ہے قدرتی آئٹم، اور کیا انسانی کوالٹی کون سے ہیومن کوالٹی شاعر نے ان کو دیے ہیں. ابھی سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. پہلا اسٹینزا جو ہے the dance awake a flash of smoldering flame and fire ignites the east then higher over all the sky so grey forlorn the torch of gold is gone. سو سب سے پہلے the dance awake، یہ جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ ایک نیچرل آئٹم ہے. ڈانس جو ہے نیچرل آئٹم ہے. اس میں شاعر نے ڈانس کو کیا ہیومن کوالٹی دیا ہے، تو یہ ہیومن کوالٹی جو شاعر نے ڈان کو دیا ہے وہ کیا ہے، وہ اویکننگ ہے، بیداری ہے. دا ڈانس اویک سورج کا جاگنا، یعنی سورج جو ہے وہ تو خود جاگ نہیں سکتا کیونکہ وہ سوتا نہیں، اس لیے یہ انسان کی صفت ہے. پرسنیفیکیشن اس کو کہتے ہیں، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. پرسنیفیکیشن to give something person quality یا to give living quality, human quality to inanimate things and non-living things. جب غیر جاندار اشیاء کو ہم انسان کی صفت دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، پرسنیفیکیشن. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ پھول ہنستا ہے، پھول جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ ہے، اس کو میں نے انسان کا صفت دیا یعنی ہنسنا، تو یہ کیا ہے، پرسنیفیکیشن. شاید اس پہلے سٹینزا اور دوسرے سٹینزا میں جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ اس میں کون سی قدرتی آئٹمز ہیں، اور اس شاعر نے اس کو قدرتی آئٹم کو کیا کیا صفات دیے ہیں، انسانی صفات دیے. پہلا جو ہے وہ ڈان ہے، ڈان کو اس نے کیا دیا ہے، اس نے جاگنے کا صفت دیا ہے. دوسرے سٹینزا میں اینڈ میوزک ان دا ہل، سنگنگ ان دا ہل، میوزک یعنی گیت کو، اس کو گانے کا، میوزک جو ہے وہ خود نہیں گاتا، اس نے میوزک کو گانے کا صفت دیا ہے. نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ کیا ہے، کوسچن نمبر 5، آئیڈینٹیفائی the rhyming words in the poem.
इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स क्या है? राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? सो राइमिंग वर्ड्स मींस हम आवाज अल्फाज, वो अल्फाज जिसकी आवाज एक जैसा हो, यानी इसका एंडिंग साउंड जो हो वो एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल आगाज, अंदाज, ये जो है आगाज और अंदाज, ये राइमिंग वर्ड है। किसका? क्योंकि इन दोनों अल्फाज का एंडिंग वर्ड आवाज जो है, साउंड जो है वो एक जैसा। इसके अलावा मैं और अल्फाज भी आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल अखबार, अंगार एटसेट्रा, ये जो है ये हम आवाज अल्फाज है। यानी और इस इंग्लिश में इस पोएम में क्या है? तो इसमें फायर, हायर, सेकंड जो है फॉरलॉर्न, बॉर्न, थर्ड जो है थ्रिल्स, हिल्स, ये आखिर में जो अल्फाज इसमें है और जो हम अल्फाज हम आवाज है, इसको क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? आइडेंटिफाई एन एग्जांपल मेटाफर इन द पोएम, एक्सप्लेन व्हिच टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड। इस पोएम में मेटाफर का एक एग्जांपल वो आइडेंटिफाई करें, उस यानी इसकी निशानदेही करें। मेटाफर किसे कहते हैं? मेटाफर मीन टू कंपेयर टू थिंग्स without the word like and as। जब हम एक चीज को कहते हैं कि ये चीज जो है ये दूसरा है, तो उसे क्या कहता है? मेटाफर। और जब हम ये कहते हैं कि एक चीज दूसरी की तरह है, तो फिर उसे क्या कहते हैं? उसे हम सिमिली कहते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये पेन जो है ये पेन बैट की तरह है, तो ये सिमिली है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पेन बैट है, डायरेक्टली मैं कहता हूँ ये पेन खुद बहुत बैट है, तो ये मेटाफर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पेन बैट की तरह है, जैसा है, तो ये जो है ये सिमिली है। इंग्लिश में जब हम लाइक और एज अल्फाज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल अली इज लाइक अ लाइन। जब मैं लाइक या एज लफ्ज को इस्तेमाल करता हूं, या इसी तरह कहता हूं कि अली इज एज लाइन, जब मैं एज या लाइक इस्तेमाल करता हूं तो उसे फिर हम क्या कहते हैं? सिमिली। और जब एज और लाइक के अलावा जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अली इज लाइन, डायरेक्टली मैं कहता हूं, तो उसे क्या कहता है? उसे मेटाफर कहते हैं। तो इस पोएम में आपको मेटाफर मालूम करना है। मेटाफर क्या है? द डांस अवेक, पहला जो लाइन है द डांस अवेक, सूरज का ये तुलू होना जो है, अ फ्लैश ऑफ स्मोल्डरिंग फ्लेम एंड फायर, ये मेटाफर है। यानी सूरज का तुलू होना जो है वो क्या है? वो एक सुलगती हुई शुगला और आग की तरह है। यहाँ की तरह नहीं है, बिल्कुल उसी जैसा है। तो ये जो है ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। I think it will be enough for now, and inshallah we will discuss the next point in the next video clip. अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, and it will be enough for now. Wassalamu alaikum.